सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में मैं तुम्हें करवाने वाला हूं द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो हम क्या क्या चीजें करते हैं वो सारी चीजें हम आज सीखेंगे। आज का हमारा लेक्चर मैजिकल वन शॉट सीरीज का पार्ट है जिसके अंदर हम आपको क्लास 11th एंड 12th अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज तीनों सब्जेक्ट के हर चैप्टर के वन शॉट लेक्चर्स दे रहे हैं, जिसके अंदर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं बल्कि उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा रहे हैं। तो जल्दी से जाओ, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे, मैजिकल वन शॉट क्लास 11th, मैजिकल वन शॉट क्लास 12। और साथ ही में अगर तुम डिटेल्ड लेक्चर्स देखना चाहते हो, जैसे रिटायरमेंट का वन शॉट की जगह तुम चाहते हो कि रिटायरमेंट बिल्कुल अच्छे से करना है, एक एक चीज करनी है, तो डिटेल लेक्चर ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं जहां पर मैंने 8 या 9 पार्ट्स बनाए हैं रिटायरमेंट के। तो वहां पे तुम्हें हर चीज टॉपिक वाइज मिल जाने वाली है। तो आज की क्लास में शुरू करते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। बिल्कुल एक्टिव हो जाओ, बिल्कुल एक्टिव हो जाओ। ले आओ अपने नोटबुक पेन, जल्दी से ले आओ अपने नोटबुक पेन और आओ मेरे साथ शुरू करो। शुरू करो रिटायरमेंट ऑफ न्यू पार्टनर। अरे भैया, न्यू पार्टनर थोड़ी आएगा, दिस इज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, है ना। कि पार्टनर रिटायर, न्यू पार्टनर एडमिशन होगा ना, तो जिसने पीपीटी बनाई उसने न्यू हटाना ही भूल गया। तो भैया रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो क्या होता है, उसको किस किस चीज का हिस्सा मिलता है, जिस जिस चीज का हिस्सा मिलता है वो कैसे कैसे मिलता है, मिल जाता है तो उसके बाद किस तरीके से आप उसको पेमेंट करते हो, वो सारी बातें आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो देखो, मतलब तो तुम्हें पता ही है, मतलब तो तुम्हें पता ही है कि व्हाट इज द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप, की रिटायरमेंट क्या होता है, कि पार्टनर क्या हो जाता है, कोई रिटायर हो जाता है। हाउ की मैं बात करूं किस तरीके से कोई पार्टनर रिटायर हो सकता है। पहला तरीका होता है म्यूचुअल अग्रीमेंट, कि आपस में अग्रीमेंट हुआ और डिसाइड हुआ कि कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है। या हम कह दें कि बाय नोटिस, कि किसी एक पार्टनर ने नोटिस दिया कि हाँ जी मैं रिटायर होना चाहता हूं, कि 1 महीने के बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा। या क्या हो सकता है, व्हेन पार्टनरशिप एट विल, व्हेन पार्टनरशिप एट विल, कई बार पार्टनरशिप एट विल होती है कि इसके इतने समय तक ही ये हमारा पार्टनर रहेगा, उसके बाद ये पार्टनर रिटायर हो जाएगा। तो इस तरीके से पार्टनर रिटायर हो सकता है। इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा सर, कोई पार्टनर रिटायर होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसका हिस्सा देना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू पे, यू विल हैव टू पे, है ना। सारी एडजस्टमेंट्स अभी आगे आ ही जाएंगे तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा। तो इसका इफेक्ट क्या क्या होगा, जितनी भी एडजस्टमेंट होंगी वो सारी हम देख लेंगे कि किस तरीके से तुम पेमेंट करते हो, क्या क्या चीज के लिए पेमेंट करते हो, रिटायरिंग पार्टनर के क्या क्या अधिकार है। तो आओ सबसे पहले जानते हैं कि रिटायरिंग पार्टनर के क्या अधिकार है, उसको किस किस चीज का हिस्सा मिलेगा। तो रिटायरिंग पार्टनर के 2 अधिकार होते हैं। याद करो, जब एक पार्टनर एडमिट हो रहा था, पिछले चैप्टर में हमने सीखा, तो हम उससे कहते 2 तरीके के पैसे लेकर आ। एक तो हमारे बिजनेस की एसेट्स लायबिलिटीज के लिए कैपिटल लेकर आ, और दूसरा गुडविल का हिस्सा लेकर आ। अगर एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो आप मुख्य तौर पे उसको 2 चीजें दोगे, एक तो उसकी कैपिटल का हिस्सा, एक तो उसकी कैपिटल का हिस्सा, एक उसकी गुडविल का हिस्सा। ठीक है, एक उसकी कैपिटल का हिस्सा, एक उसकी गुडविल का हिस्सा। जब मैं कहता हूं कैपिटल का हिस्सा, तो मेरा कहने का मतलब होता है कि बैलेंस शीट के अंदर जो भी चीजें हैं उनका हिस्सा, बैलेंस शीट आइटम्स जो भी है, बैलेंस शीट आइटम्स जो भी है, कि बैलेंस शीट के अंदर जो भी चीजें आई, जैसे जनरल रिजर्व है, स्पेसिफिक रिजर्व है, उसका हिस्सा भी दो, एसेट्स लायबिलिटीज का रीवैल्यू हुआ उसका हिस्सा भी दो, जो पार्टनर की कैपिटल है वो भी दो। और इधर गुडविल के अंदर मैं कहता हूं कि जो वैल्यूड गुडविल है, जो वैल्यूड गुडविल है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, वो इसको दे दो। डेथ में भी ही कहानी होती है कि डेथ अलग होती है, डेथ और रिटायरमेंट बिल्कुल सिमिलर चैप्टर होते हैं, लेकिन मैं डेथ का वन शॉट अलग से दूंगा क्योंकि कुछ चीजें एक्स्ट्रा मुझे वहां पे भी आपको सिखानी पड़ेगी। यहां तक समझ आया कि कैपिटल का हिस्सा मिलेगा उसको और गुडविल का हिस्सा मिलेगा। अब देखते हैं व्हाट आर द एडजस्टमेंट्स नीडेड। सर, एडजस्टमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगी जब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है। तो बड़ी कॉमन कॉमन सी बातें हैं। सबसे पहले तो आप देखो कि रेशो में क्या बदलाव आया, कि एक पार्टनर रिटायर हुआ तो किसने कितना गेन करा, किसने कितनी न्यू रेशो आई, कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स थे, उनके बीच में क्या नई रेशो आई। दूसरी चीज, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मैंने आपको बोला कि आपको उसको गुडविल देना पड़ेगा, और मैंने आपको बोला उसको कैपिटल देनी पड़ेगी। कैपिटल का मतलब बैलेंस शीट आइटम्स। बैलेंस शीट आइटम्स में क्या क्या आता है, सर बैलेंस शीट आइटम्स में रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज देना पड़ेगा, रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स देने पड़ेंगे, है ना, और जो भी कैपिटल का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये सारे करने के बाद तुम एक तरीके से उसको, नहीं यहां तक दोगे, यहाँ पे लिखा क्यों नहीं, है ना। तो प्लस कैपिटल, कैपिटल का हिस्सा भी दोगे। तो एडजस्टमेंट किसकी होगी, उसके लिए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालोगे, वो कैपिटल में जोड़ दोगे, माइनस कर दोगे,
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस ये बांट दोगे, तो ये हिस्सा दे दोगे उसको। उसके बाद क्या आएगा, अगर कैपिटल की एडजस्टमेंट बोली है क्वेश्चन में तो वो करोगे। रिटायरमेंट के केस में कैपिटल एडजस्टमेंट बहुत अच्छी तरीके से पूछी जाती है, जो कि हम आज के लेक्चर में खत्म भी करेंगे। फिर आप क्या करोगे कि कितना पैसा देना है मालिक को, अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, कि उसका कैपिटल का हिस्सा, उसका गुडविल का हिस्सा पता चलेगा। फिर आता है पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, पेमेंट करोगे कैसे, जहां पे हम सीखते हैं रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट, कि रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट कैसे बनने वाला है, किस तरीके से रिटायरिंग पार्टनर को आप लोन रीपे करोगे। ठीक है, तो आओ जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो रेशो बेस्ड क्वेश्चन। रेशो बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेंगे आपको, क्योंकि क्योंकि तुम मेरे साथ ऑलरेडी एडमिशन कर चुके हो, तुम मेरे साथ ऑलरेडी चेंज इन पीएसआर कर चुके हो, तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं लगेंगे। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर बता दो एक बार कि क्या वाकई ही तुमने एडमिशन और चेंज इन पीएसआर खत्म कर भी लिया है या नहीं कर लिया है। सीधा रिटायरमेंट में जंप करके हम कर लेंगे सर, है ना। जल्दी से जाओ और कमेंट सेक्शन में बताओ। अब देखते हैं रेशो बेस्ड क्वेश्चन ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, कि रिटायरमेंट के समय रेशो बेस्ड क्वेश्चन कैसे दिखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, सुरभि, सलोनी एंड रीना वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 1/4, 1/4, 1/2। तो सुरभि, सलोनी, रीना, ठीक है, ये रेशो क्या है इनकी, 1/4, 1/4, 1/2, ये इनकी रेशो है सर। रेशो इस तरीके से दी हो तो आपका पहला काम होता है डिनोमिनेटर को सेम करो और रेशो को ढंग से लिखो। तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम करते हैं 4, तो ये 1:1:2 इंटू 2, 2 इंटू 1, 2, तो ये मेरे पास क्या आ गई, तो 1:1:2। आई बात समझ, तो ये मेरे पास आ गई इनके बीच की रेशो, ओल्ड रेशो। फाइंड द न्यू रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स इफ सुरभि रिटायर्स, अगर सुरभि रिटायर होती है तो। बहुत आसान होता है, अगर आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ना दे रखी हो, सिर्फ ये बता रखा हो कि ओल्ड रेशो क्या है और ये बोल दे कि एक पार्टनर रिटायर हो गया, तो कुछ मुश्किल नहीं होता, आपको कुछ काम ही नहीं करना। आपको बोला कि सुरभि रिटायर होगी, चलो सुरभि आप रिटायर हो जाओ, बाकी दोनों के बीच में न्यू रेशो क्या जाएगी, 1:2। क्वेश्चन कहता है सलोनी रिटायर्स, इस दोनों को हटा दो, सुरभि और इसके बीच में क्या जाएगी, 1:2। मैं कहता हूं रीना रिटायर्स, तो क्या जाएगी इन दोनों के बीच में, 1:1। नहीं समझ आई, जल्दी बताओ। अगर तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी एक्स्ट्रा, सिवाय इसके कि ओल्ड रेशो क्या है और कौन पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रेशो में से उस पार्टनर का नाम रिमूव कर दो, कहानी सेट है। समझ आया जी, समझ आया। चलो अब देखते हैं इसके बढ़िया वाले केसेस। क्वेश्चन कहता है एच, एम एंड टी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 5:3:2। टी रिटायर्ड एंड, ये सारी बातें बोली, तीन केस, तीनों केस समझ लिए अगर आपने तो आपका रेशो खत्म हो जाएगा अच्छे से। है, तीन केस को हम आराम से समझेंगे। हम यहाँ पे करते हैं केस नंबर 1, यहाँ पे करेंगे केस नंबर 2 और यहाँ पे करेंगे केस नंबर 3। चलो पहले केस में कहता है एच एम टी, ये तो सभी के लिए सेम कहानी है, पहली लाइन सबके लिए सेम है कि एच एम टी ओल्ड रेशो 5:3:2, एच एम टी ओल्ड रेशो 5:3:2, एच एम टी ओल्ड रेशो 5:3:2। ठीक है, ये सबके लिए सेम। पहले में कहता है टी रिटायर्ड, हिज शेयर इज टेकन बाय हरदीप एंड मोनिका इन 2:1। 2:1 में उन्होंने उसका शेयर गेन करा। क्या करा बेटा, गेन करा। समझ आई, क्योंकि टी रिटायर हो गया तो उसका शेयर बाकी पार्टनर्स क्या करेंगे, गेन करेंगे ना, वो उस शेयर को टेक ओवर कर लेंगे। तो एच और एम, हरदीप और मोनिका ने क्या करा, उसका शेयर गेन करा, किस रेशो में, 2:1 में, है ना, 2:1 में। तो हम देखते हैं, तो यहां पर हम कहेंगे कि एच का गेन कितना आया, 2:1 में गेन किया, तो इसका मतलब 2/3 ऑफ जितना टी का हिस्सा था। हमने कहा 2:1 में टी का शेयर गेन करा, तो हम कहेंगे कि रेशो के हिसाब से कि एच और एम की रेशो है 2:1, तो 2/3 ऑफ टी का शेयर। टी का शेयर कितना है, 2/5, 3, 8 और 2, 10, तो दैट इज 4/30। ठीक है, इसी तरीके से देखते हैं एम का, तो एम का गेन कितना आया, 1/3, क्योंकि 2:1 था, इंटू 2/10, तो दैट इज 2/30। हमें इसका गेन पता चला, हमें इसका गेन पता चला। अब मुझे निकालने हैं न्यू शेयर्स। न्यू शेयर्स देखें, एच का देखो, एच का सर पुराना कितना है, पुराना है सर एच का 5/10। अगर एच ने सेक्रीफाइस करा है कि गेन करा है, सर उसने गेन करा है। अगर सेक्रीफाइस करा होता तो माइनस कर देते, गेन करा है तो ऐड कर दोगे, तो हम क्या करेंगे, 5/10 प्लस 4/30, कितना आया, एलसीएम आया 30, तो यह 3 इंटू 5 15 प्लस 4 दैट इज 19/30।
इसी तरीके से आप एम का निकाल सकते हो। एम का ओल्ड कितना है सर? एम का ओल्ड है 3/10। एम ने गेन कितना करा सर? 2/30। कितना आया? 30। कितना आया? 3 × 3 9 +2 11/30। आ रहा है समझ? समझ आ रहा है क्या करा मैंने? एम का कैसे निकाला? ओल्ड प्लस जो उसने गेन करा। टी का कैसे निकलेगा? टी का 0 होगा क्योंकि टी तो नया पार्ट, टी तो रिटायर हो गया, उसका 0 हो जाएगा। तो न्यू रेशो क्या आ जाएगी? न्यू रेशो क्या आ जाएगी? न्यू रेशो आ जाएगी एच और एम के बीच में 19:11। टोटल देख लो 30 है कि नहीं? टोटल 30 है, इसका मतलब कहानी सेट है। समझ आती है? अगला केस देखे जल्दी से। अगला केस देखते हैं। अगले में कहता है आपको हिज शेयर इज टेकन बाय मोनिका। टी रिटायर हुआ और टी का सारा शेयर किसने गेन कर लिया? मोनिका ने कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे का सारा गेन किसका हुआ? मोनिका का हुआ। तो सेकंड केस में हमें पता चलता है कि मोनिका का गेन कितना है। मोनिका का गेन कितना है? सारे का सारा जो टी ने सेक्रीफाइस करा, जो टी रिटायर हुआ, टी का शेयर कितना था? 2/10। तो मोनिका का गेन क्या हो जाएगा? सारे का सारा 2/10 हो जाएगा। समझ आई बात? तो सारे का सारा किसका हो जाएगा? मोनिका का हो जाएगा। अब देखते हैं न्यू शेयर्स। तो न्यू शेयर्स क्या होंगे मेरे? एच का कितना होगा नया? एच का पुराना कितना था? 5/10। इसने कुछ गेन सेक्रीफाइस कुछ नहीं किया, तो क्या रह गया? 5/10। मोनिका का क्या हुआ? पुराना कितना है मोनिका का? जल्दी से देखो भैया, 3/10। सेक्रीफाइस करा या गेन करा? सर गेन करा। कितना गेन करा? 2/10। क्या बन गया? 5/10। न्यू रेशो क्या बनी? न्यू रेशो क्या बनी? H/M 5/5, दैट इज 1/1। सॉर्टेड है कहानी। कितना आसान है। तो जब भी आपके पास गेन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी हो तो सबसे पहले निकालो किसने कितना गेन करा। जैसे हमने इसमें निकाला कि एच ने कितना गेन किया, एम ने कितना गेन किया। इसमें हमने निकाला एम ने कितना गेन किया। तो जब भी गेन या सेक्रीफाइस के बारे में इंफॉर्मेशन हो तो आप क्या करोगे? सबसे पहले गेन या सेक्रीफाइस जितना किया किसी पार्टनर ने वो निकाल दोगे। अगला देखते हैं। नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन। कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। टी रिटायर हो गया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो इसको हटा दो। एच और एम का न्यू रेशो क्या आ जाएगा? एच और एम का न्यू रेशो क्या आ जाएगा? 5:3। कहानी समझ आती है? कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो काटा मार दो भैया जो रिटायर हुआ। अगर इंफॉर्मेशन हो तो उस हिसाब से गेन निकाल लो और उसके बाद आप नई रेशो निकाल दो। चलो जी, ये समझ आया? ये समझ आया? एक और सवाल देखते हैं, ध्यान से देखना। कहते हैं राघव, मनोज एंड जसप्रीत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1/2, 3/10, 1/5। राघव, मनोज, जसप्रीत कितना? 1/2, 3/10, 1/5। तो पहले तो मैं एलसीएम लेता हूं। एलसीएम आएगा मेरे पास 10। 2 × 5 5 × 1 is 2। 10 1 1 × 3 3 is 2। 5 × 2 2। तो ये कितना आया मेरे पास? 5:3:2। 5:3:2। ठीक है। तो मेरे पास आ गया इनका ओल्ड रेशो। ये ओल्ड रेशो, अभी कुछ नहीं पता चला। मनोज रिटायर होता है, राघव एंड जसप्रीत अग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2। तो मुझे ये पता है ये क्या है मेरी बेटा? ओल्ड रेशो है। मुझे दे रखी है न्यू रेशो। किसके बीच में दे रखी है? मनोज एंड राघव के बीच में। क्या दे रखी है? क्या नहीं, मनोज रिटायर हुआ, सॉरी। तो राघव एंड जसप्रीत के बीच में, राघव एंड जसप्रीत के बीच में क्या दे रखी है? अग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स 3:2 में। तो 3:2 में सॉर्टेड है कहानी। हमें पता है ओल्ड, हमें पता है न्यू। क्वेश्चन ने बोला आप गेन निकालो। क्वेश्चन बोले गेन निकालो या क्वेश्चन बोले सेक्रीफाइस निकालो, कोई बड़ी बात नहीं होती। गेन निकालने के लिए आप जनरली फॉर्मूला यूज करते हो न्यू माइनस ओल्ड। कि पुराने में से पुराना माइनस कर दो। आंसर पॉजिटिव है तो इसका मतलब आपने गेन करा है, कि मतलब नया ज्यादा है पुराने से, इतना सा काम करना है। तो गेन निकालने के लिए क्या करोगे बेटा जी? न्यू माइनस ओल्ड करोगे। नया कितना है? आर का देखिए पहले। आर का नया है सर 3/5। पुराना कितना है आर का? आर का पुराना कितना है? आर पहला पार्टनर है तो 5/10। एलसीएम आया 10। 5 × 2 2 × 3 6 -5, दैट इज 1/10। ठीक है जी। अगला देखते हैं। आर के बाद आता है मेरे पास जे। तो जे का नया कितना है सर? 2/5। पुराना कितना है जे का? पुराना कितना है जे का? 1/5, या मैं बोलूं 2/10, वट एवर यू वॉन्ट टू से। तो मैं कहता हूं 2/10। 10 एलसीएम आया 5 × 2 2 × 2 4 -2, दैट इज 2/10। तो गेन किसने कितना किया? आर ने गेन किया 1/10, जे ने गेन करा 2/10। तो गेनिंग रेशियो क्या हुई? गेनिंग रेशियो क्या हुई?
गेनिंग रेशियो क्या हुई, R/J की 1/10 is to 2/10 which is 1:2। गेन के अंदर एलसीएम सेम होना जरूरी नहीं है, एलसीएम सॉरी टोटल ऊपर वालों का एलसीएम के बराबर होना जरूरी नहीं है, क्योंकि गेन सारे का सारा नहीं हुआ होगा, लेकिन न्यू या ओल्ड उसके अंदर एलसीएम और ऊपर वालों का टोटल सेम होना जरूरी है। ये बात आप ध्यान रख सकते हो। अब समझ आ गया भाई, समझ आ गया भाई कि गेनिंग रेशियो क्या होगा, समझ आ गया न्यू कैसे निकालनी है, हमने सारे केसेस डिस्कस कर लिए हैं, तो रेशियो के सवाल यहाँ पे खत्म होते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि सर गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है। गुडविल का ट्रीटमेंट एज इट इज, गुडविल का ट्रीटमेंट एज इट इज चेंज इन पीएसआर। रिटायरमेंट का चैप्टर आप ये मान सकते हो कि तुमने रिटायरमेंट का एबीसी भी नहीं कराना तब भी तुम सही करके आ सकते हो। पता है कैसे, चेंज इन पीएसआर करा आधा वो है, डेथ करा आधा वो है, नया कुछ नहीं है, सिर्फ एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के केस है जो कि मैं आपको अच्छे से करवा दूंगा। तो एज इट इज चेंज इन पीएसआर वाला ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करते हो, ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करते हो, इसको हम क्या करते हैं सर, राइट ऑफ कर देते हैं। ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल जो तुम्हें बैलेंस शीट में दिख रही होती है उसको क्या करते हो, राइट ऑफ कर देते हो। राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। किसी भी एसेट को राइट ऑफ करोगे तो एसेट क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि एसेट कम होती है तो क्रेडिट होती है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, ये कम हो रही है तो मैंने इसको क्रेडिट कर दिया, एज सिंपल एज दैट। वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट हमेशा यही होता है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, हमेशा यही होता है। तो यहां कुछ अलग तो हो नहीं जाएगा, यही होगा, कोई चक्कर ही नहीं है। आपका चेंज इन पीएसआर में भी यही हुआ, रिटायरमेंट में भी यही है, डेथ में भी यही है। तो डेथ और रिटायरमेंट में कंफ्यूज मत हो जाना, बिल्कुल डिट्टो सेम कॉपी पेस्ट ट्रीटमेंट करके आ जाना, ठीक है। तो क्या होगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, जल्दी से निकालो किसने गेन किया, सैक्रिफाइस किसने किया, सैक्रिफाइस जनरली मतलब 100% ही जो रिटायरिंग पार्टनर है वो तो सैक्रिफाइस कर ही रहना यार। अब गलती ये मत कर देना कि तुम एंट्री ये समझ लो कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कोई पुराना पार्टनर भी सैक्रिफाइस कर रहा हो। तो एंट्री हमेशा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ही रहेगी, और रिटायरिंग पार्टनर सैक्रिफाइस कर ही रहा होता है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। समझ आ रही है मेरी बात, ठीक है। ट्रीटमेंट हुआ खत्म, आओ जल्दी से सवाल लगे। पहला कहता है, पहला क्वेश्चन आपको बोलता है कि अरमान, अनूप एंड सुशांत वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ये इनकी रेशियो थी। सुशांत रिटायर्ड एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अरमान एंड अनूप इज 1:2। क्या कहा उसने, अरमान, अनूप, सुशांत, क्या रेशियो है इनकी, ऑल्ट 3:2:1। न्यू रेशियो भी दी आपको उसने, न्यू रेशियो भी दी उसने आपको, किस किस के बीच में, न्यू रेशियो सुशांत रिटायर हुआ, अरमान और अनूप के बीच में नई रेशियो है 1:2। अब इतना देख के तुम समझ जाओ कि तीन तरीके की रेशियो होती है सर, एक होता है ओल्ड, एक होता है न्यू, एक होता है सैक्रिफाइस गेन। तो दो मुझे पता है तो मैं तीसरा निकाल सकता हूं, मेरे को कंफर्म है कि मैं निकाल लूंगा कि सैक्रिफाइस कितना है या गेन कितना है, उसकी कोई चक्कर नहीं है। ऑन सुशांत की रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 30,000, वैल्यूड गुडविल दे रखी है 30,000, पास नेसेसरी जनरल एंट्री, वैल्यूड गुडविल 30,000, वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट मुझे पता है, वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट मुझे पता है, क्या होता है, गेन टू सैक्रिफाइस। साथ में बोलोगे जल्दी से, वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, गेन टू सैक्रिफाइस। चलो हमें ये पता है, अब पहले निकाल लेते हैं किसने कितना गेन करा, यहां से निकालते हैं। हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ गेन सैक्रिफाइस। अरमान का देखिए जल्दी से, अरमान का नए में से पुराना माइनस करो, नया कितना है 1/3, पुराना कितना है सर 3/3, तो 5 और 1 6, एलसीएम आया 6, तो 2 × 1 2 -3, आया ना मजा, पहला क्वेश्चन ही मजेदार आया ना, -1/6। सर नए में से पुराना माइनस करने पे आंसर आ जाए नेगेटिव, तो इसका मतलब आपने क्या करा है, सैक्रिफाइस करा है, गेन नहीं करा है। कहा था ना मैंने, ऐसा भी हो सकता है कि पुराना पार्टनर ही सैक्रिफाइस कर दिया। अगला देखो, अगला देखो, अनूप का क्या है, नया कितना है सर 2/3, पुराना कितना है सर 2/6, एलसीएम कितना आया सर 6, तो 3 × 2 2 × 2 4 - 2 दैट इज 2/6। आपने क्या किया है बेटा, गेन किया है। क्यों किया है बेटा, क्योंकि सर पॉजिटिव आंसर आया, नए में से पुराना माइनस करा, आंसर पॉजिटिव आया, इसका मतलब नया ज्यादा था पुराने से, है ना, तभी पॉजिटिव आया।
कहानी सॉर्टेड है सर। एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेन कौन कर रहा है, अनूप, तो एंट्री होगी अनूप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सेक्रीफाइस कौन कर रहा, सेक्रीफाइस कौन कर रहा, एक तो ये कर रहा अरमान, तो अरमान का नाम भी आ जाएगा, टू अरमान कैपिटल, टू सिर्फ अरमान नहीं आएगा, जो रिटायर हो रहा है वो तो पक्का कर ही रहा है सर, ये तो पक्का पक्का कर ही रहा है, तो सुशांत का नाम भी आ जाएगा टू सुशांत, टू सुशांत कैपिटल। सुशांत कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, इसका था कितना ओल्ड 1/6, नया कितना जीरो, तो 1/6 सेक्रीफाइस कर रहा है, तो आपको लिखना हो कहीं तो आप लिख सकते हो सुशांत का सेक्रीफाइस कितना है, दैट इज 1/6 माइनस जीरो, दैट इज 1/6, है ना, कि उसका पहले जो था वो सारे का सारा वो सेक्रीफाइस ही कर रहा है, तो 1/6। अब मुझे पता चला कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, जब भी एंट्री पास करते हो हमेशा जितना गेन करा जितना सेक्रीफाइस करा उतना ही अमाउंट लिखोगे। तो जल्दी देखो, अरमान ने कितना सेक्रीफाइस करा, 1/6, तो 1/6 ऑफ 30,000 दैट इज 5,000, तो अरमान के खाते में आएगा 5,000, सुशांत में भी आएगा 1/6 5,000, इसमें 2/6 तो ये हो जाएगा 10,000, ये हो गई जी जनरल एंट्री। क्लियर है कहानी, जल्दी बताओ, ये अच्छा केस था, कॉम्प्लेक्स केस था, मजेदार केस था। चलो एक और देखिए, ये बिल्कुल सिंपल है, कुछ है ही नहीं, ना ही करो तो भी चलेगा। क्या कहता है देखो, एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स लॉसेस इन द रेशियो 2:3:5, गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स एट 50,000, गुडविल कितने की दिख रही है बुक्स में, 50,000 की दिख रही है सर, एक्स रिटायर हो गया एंड ऑन द डेट ऑफ एक्स की रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट 45,000, गुडविल की वैल्यू कितनी है 45,000, है ना, तो वैल्यूड गुडविल कितनी दे रखी है मुझे, वैल्यूड गुडविल कितनी दे रखी है मुझे 45,000, ठीक है। वाई एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, वाई और जेड ने क्या डिसाइड करा कि हम कल को क्या बांटेंगे, इक्वल बांटेंगे। एक्स वाई जेड का ओल्ड क्या है 2:3:5, आगे देखो वाई और जेड का कल को क्या होगा 1:1 होगा, इन दोनों की हेल्प से मैं क्या कर दूंगा, गेन या सेक्रीफाइस निकाल लूंगा। वैल्यू गुडविल मुझे दे रखी है, और क्या कहता है, गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक, ये ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल है, ये क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो मैं कहूंगा ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल मुझे दे रखी है 50,000, ठीक है। दो तरीके की गुडविल होती है, दोनों क्वेश्चन ने दे दी। ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल को क्या करते हो सर, राइट ऑफ कर देते हैं, राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है सर, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल, इसकी एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल दैट इज एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। नहीं है समझ, बताओ क्या कह रहा मैंने, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल कौन कौन से आएंगे, एक्स वाई जेड की कैपिटल 2:3:5 की रेशो में, तो भैया हम क्या करेंगे, इस 50,000 को ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल को 2:3:5 में बांट देंगे। हम क्या करेंगे, इस 50,000 को 2 3 5 5 10 10 इससे करेंगे, 5,000 का 1, 5 × 2 10, 5 × 3 15, 5 × 5 25। सॉर्टेड है कहानी के नहीं, जल्दी बताओ सॉर्टेड है कहानी के नहीं, आया समझ। तो हमने क्या करा, वैल्यूड गुडविल का सॉरी ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल का ट्रीटमेंट कर दिया। वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट मैंने तुम्हें अभी सिखाया, क्या होता है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। जल्दी से निकाल लेना कौन गेन करा कौन सेक्रीफाइस करा, और जो भी सही आंसर है कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं पिन कर दूंगा जो सही आंसर होगा। समझ आती है बात, तो गुडविल का ट्रीटमेंट कर देंगे हम, गुडविल का ट्रीटमेंट कर देंगे हम, बिल्कुल कर देंगे। अब आता है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट एडमिशन में भी था, हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट रिटायरमेंट में भी है। रिटायरमेंट में ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। ये कॉन्सेप्ट कहते हैं कि सर रिटायरिंग पार्टनर का जितना पैसा बनता था अगर आप उसको कुछ फालतू दे रहे हो तो उसका मतलब किस लिए दे रहे हो, गुडविल के लिए दे रहे हो। कि बनते थे सामने वाले के 1,00,000, तुम दे रहे हो 1,20,000, तो 20,000 एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो, उसकी गुडविल के लिए। इतना सिंपल है। अब देखें, एबीसी पर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। 1 अप्रैल 2025 को सी रिटायर्ड एंड अमाउंट ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ हिज शेयर इन द फर्म वाज 2,50,000। कितना था, 2,50,000। बट ए एंड बी अग्रीड टू पे हिम 3,20,000। क्यों भाई, क्यों भाई, जब बनता 2,50,000 है तो क्यों दे रहा है 3,20,000, क्यों दे रहा है, क्योंकि डिफरेंस क्या है, गुडविल है। इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सबसे पहले तब बोलोगे सर गुडविल है कितनी,
गुडविल है कितनी, हम लिखेंगे 3,20,000 माइनस 2,50,000, दैट इज 70,000। सर 70,000 गुडविल है, किसकी है ये गुडविल, ये ध्यान रखना, क्या ये फर्म की गुडविल है, नहीं, ये पार्टनर, ये उसी पार्टनर को दे रहे हो ना, तो हम कहेंगे ये सीज शेयर इन गुडविल। ये क्या है बेटा, सीज शेयर इन गुडविल। ये क्या है बेटा, सीज शेयर इन गुडविल। क्योंकि आप सी को इतना पैसा फालतू दे रहे हो, तो इसका मतलब आप सी के हिस्से के लिए इतना पैसा उसको फालतू दे रहे हो। तो सी का शेयर ऑफ गुडविल क्या आया मेरे पास, 70,000। सी का शेयर ऑफ गुडविल 70,000 आया। अब आगे की कहानी देखते हैं जल्दी से, और क्या होगा सर, अब सी को एंट्री कैसे करोगे सर, सी को 70,000 देने के लिए एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेनिंग पार्टनर्स बियर करेंगे, क्या गेनिंग रेशो दी हुई है, नहीं दी, तो ओल्ड रेशो ही गेनिंग रेशो होगी। तो इसका मतलब ए और बी के बीच में गेनिंग रेशो क्या होगी, पुरानी रेशो, जो कि क्या है, इक्वल। तो एंट्री क्या होगी, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, A is capital account debit, B is capital account debit to C is capital account। ठीक है, टू C is capital account। A और B की कैपिटल को डेबिट करोगे, C को दोगे कितना, 70,000, क्योंकि 70,000 बनता है उसका। A और B किस रेशो में देंगे, 35,000, दैट इज 1:1, दैट इज 1:1, दैट इज देयर गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो कैसे पता चली, ओल्ड रेशो के बराबर, क्योंकि गेनिंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी। चलो जी, अब हुआ गुडविल का ट्रीटमेंट खत्म। फिर आता है मेरे पास ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एज इट इज, चेंज इन पीएसआर एज इट इज। अगर आपको नहीं आता है, पहले ये सारे केसेस करके देख लो, अगर हो पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं हो पा रहे तो चेंज इन पीएसआर का वन शॉट चेक करो, उसके अंदर करवाए हुए हैं। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, चेंज इन पीएसआर का वन शॉट चेक करो, वहां पे करवा रहे हैं, क्योंकि बहुत आसान है, तो तुम्हें बहुत अच्छे से आते होंगे, बिना बात के लेक्चर खींचने का तुक नहीं बनता। अगर नहीं आते तो आने चाहिए मेरे भाई, आने चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि अब ये ना आते हो तो जाओ जल्दी से चेंज इन पीएसआर का वन शॉट चेक करो। वहां भी नहीं मिलता तो सिर्फ आप इतना सर्च कर लो कि ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व विद्यम, या मेरा नाम लिख दो, आपको वहां पे लेक्चर दिख जाएगा। सिर्फ इसका भी एक अलग से लेक्चर मैंने डाल रखा है। फिर आता है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉस, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, इन सबका ट्रीटमेंट, ये भी ऑलरेडी एज इट इज चेंज इन पीएसआर। ये सारे के सारे ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है। हल्का सा मैं आपको आइडिया दूं तो हम दो तरीके से काम करते हैं, कि हम कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट करना है, या हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम चीजों को पार्टनर से बांट देते हैं। जल्दी से सुनो, अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो पॉजिटिव चीजों को पार्टनर से बांट देते हो। पॉजिटिव चीजें कौन कौन सी होती हैं, accumulated profits, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। आई होप इतने में समझ आ रहा होगा तुम्हें कि क्या करवाना चाह रहे हैं सर, ऑलरेडी तुम पढ़ चुके होगे अभी तक। और अगर लॉसेस बांटोगे तो लॉसेस कौन कौन से होते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो उससे पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस होंगी, तो हम उसके लिए पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेट लॉस टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बहुत सिंपल है। अगर पार्टनर ने डिसाइड करा है कि हम इन्हें नहीं बांटेंगे, जो कि बहुत रेयर केस होता है, जनरली आपको यही केस देखने को मिलता है, तो इसीलिए इसको तो रट्टा मार सकते हो कि फुल फ्लेज क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आपको हमेशा यही करना होता है, ठीक है। तो एक्सेप्शनल केसेस में आपको ये भी मिल सकता है कि पार्टनर्स कहते हैं कि हम नहीं बांटना चाहते, पार्टनर्स कहते हैं कि हम इसको आपस में एडजस्ट करना चाहते हैं। तो आप क्या करते हो, सबसे पहले नेट इफेक्ट निकालते हो। क्या करते हो, सबसे पहले नेट इफेक्ट निकालते हो। सो नेट इफेक्ट कैसे निकलता है, पॉजिटिव चीजों को जोड़ दो, जैसे कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को जोड़ दो, इसके अंदर आप क्या कर दो, जनरल रिजर्व को जोड़ दो, स्पेसिफिक रिजर्व को जोड़ दो, नेगेटिव चीज को माइनस कर दो, जैसे कि एक्यूमुलेटेड लॉस को माइनस कर दो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। आंसर आ सकता है बेटा जी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। क्या आ सकता है बेटा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। पॉजिटिव आता है तो क्या करना है जी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। नेगेटिव आता है तो क्या करना है जी, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। इतना सिंपल, इतना सिंपल, इतना सिंपल। बोलो कोई बात, बोलो कोई दिक्कत, हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से एक बार दिमाग में बिठा लो एक चीज को कि हाँ कैसे करना है मुझे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इसका क्वेश्चन देखते हैं।
चलो तो क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। कहता है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 on 31 मार्च 2025 सी रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन दैट डेट द फर्म बुक्स शोड द फॉलोइंग बैलेंसेस। ये सारी बातें बोली फर्म की बुक्स ने। कहता है मेरे पास जनरल रिजर्व पड़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस पड़ा है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पड़ा है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज ऑन रिटायरमेंट ऑफ सी। क्वेश्चन इज साइलेंट कि इनका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो तुम क्या कर देते हो, इनको बांट देते हो। हमेशा ये ध्यान रखना, ठीक है। बांटोगे कैसे? जनरल रिजर्व पॉजिटिव चीज है तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल्स को इंक्रीज करेगी। इसी तरीके से P&L अकाउंट भी पॉजिटिव चीज है, क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो ये भी पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करेगी। जो भी चीजें पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करती है वहां पे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे और ये चीजें डेबिट हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, पहली एंट्री हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड कौन है, ए बी और सी, तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है। जनरल रिजर्व कितना है सर, 60,000 का। जनरल रिजर्व कितना है सर, 60,000 का। P&L का बैलेंस कितना है सर, 30,000 का। 90,000 ए और बी और सी में बांटोगे तो क्या रेशो होगी, 3:2:1। तो 3 2 5 और 1 6। 90,000 के 6 हिस्से करोगे तो 15,000 का हिस्सा, 15 × 3 45,000, 15 × 2 30,000, 15 × 1 15,000। क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ क्लियर है कि कैसे जनरल रिजर्व और P&L का बैलेंस बटेगा। क्लियर है। अब देखते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नेगेटिव आइटम है। ये क्या है, नेगेटिव बैलेंस है, मतलब कि लॉस की चीज है। लॉस की चीजें बढ़ती है तो पार्टनरशिप कैपिटल रिड्यूस होंगी तो मतलब डेबिट होंगी। एंट्री क्या होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ए बी और सी। 18,000 3:2:1 में बटेंगे। 3:2:1 तो 6 हिस्से, 3,000 का एक, 3 × 3 9,000, 3 × 2 6,000, 3 × 1 3,000। क्लियर है सर, क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ, पक्का ना। आराम से देख लो कैसे पॉजिटिव चीजों को बांटा, कैसे नेगेटिव चीज को बांटना है। नेगेटिव चीजों में एक्यूमुलेटेड लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। पॉजिटिव में जनरल रिजर्व, P&L का क्रेडिट बैलेंस और स्पेसिफिक रिजर्व्स होते हैं। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। अब इसका रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट, ये भी फिर से डिट्टो सेम एज पर चेंज इन पीएसआर, बिल्कुल सेम चेंज इन पीएसआर। या तो वो बोलेगा कि पार्टनर्स वांट टू रिकॉर्ड न्यू वैल्यूज, पार्टनर चाहते हैं नई वैल्यूज को रिकॉर्ड करना। पार्टनर्स चाहते हैं कि जो भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस आया वो पार्टनर से बांट दिया जाए। तो उस केस में आप क्या करते हो, उस केस में आप क्या करते हो, प्रिपेयर करते हो रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या प्रिपेयर करते हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर ये रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, इसका फॉर्मेट कैसा दिखता है, तो ये लो जी, इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा दिखता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट की नेचर होती है डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। फायदे हुए क्रेडिट साइड, नुकसान हुए डेबिट साइड। फायदे क्या क्या हो सकते हैं सर, बाय इंक्रीज इन एसेट, एसेट की वैल्यू बढ़ जाए। बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाए। बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट मिल जाए। अभी तक रट्टा मार, याद हो जाना चाहिए सब कुछ। अनरिकॉर्डेड एसेट मिल गई, फायदा। लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई, फायदा। एसेट की वैल्यू बढ़ गई, फायदा। नुकसान क्या क्या है सर, टू डिक्रीज इन एसेट, टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। है आसान के नहीं। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, यहां का या यहां का, अगर यहां का बैलेंसिंग फिगर आया तो उसका नाम क्या होगा कि सर प्रॉफिट कम हुए नुकसान ज्यादा हुए, तो यहाँ का बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, रिवैल्यूएशन लॉस। यहाँ का बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। दोनों में से एक ही होगा। ये किस में बटेगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कहां ट्रांसफर करोगे, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में। अभी मैं सिखाऊंगा बना के क्वेश्चन तो समझ आ जाएगा। ये लॉस हुआ तो भी कहां जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में। एज सिंपल एज दैट। अगर क्वेश्चन कह दे कि पार्टनर्स चाहते हैं कि हम
पुरानी वैल्यूज पे ही रिकॉर्ड करें। इसका मतलब है नई वैल्यूज पे रिकॉर्ड, इसका मतलब है नई वैल्यूज पे रिकॉर्ड ना करें। नई वैल्यूज पे रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, या पार्टनर्स कहे कि हम रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस को बांटना नहीं चाहते, उसको एडजस्ट करना चाहते हैं। जब भी एडजस्टमेंट एंट्री करनी हो तो क्या करते हो, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट, जैसे आपने पहले सीखा कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट कैसे निकलता है सर, पॉजिटिव चीजों को जोड़ दो, नेगेटिव को माइनस कर दो। पॉजिटिव क्या होती है, इंक्रीज इन एसेट, साथ साथ बोलो, इंक्रीज इन एसेट। और क्या होती है पॉजिटिव चीज, डिक्रीज इन लायबिलिटी। और क्या होती है पॉजिटिव चीज, अनरिकॉर्डेड एसेट। इसमें से माइनस कर दो, डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी, और माइनस कर दो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ये करने के बाद बैलेंस दो तरीकों का आ सकता है, जो हमने पहले सीखा। दो तरीकों का, क्या क्या सर, पॉजिटिव आ सकता है, सर नेगेटिव आ सकता है। अगर तो बैलेंस मेरा पॉजिटिव आता है, अगर तो बैलेंस मेरा पॉजिटिव आता है तो एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होगी, गेनर टू सैक्रिफाइस। अगर बैलेंस मेरा नेगेटिव आता है तो एंट्री क्या होगी, सैक्रिफाइस टू गेन। एज इट इज ट्रीटमेंट, कोई चक्कर वाली बात ही नहीं है। आई बात समझ, जल्दी बताओ समझ आया कि रिवैल्यूएशन का नॉर्मल ट्रीटमेंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, बैलेंसिंग फिगर, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है कि हम पुरानी वैल्यूज पे रिकॉर्ड करना चाहते हैं, या क्वेश्चन कहता है कि सर हम बांटना नहीं चाहते हैं, हम सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करना चाहते हैं, तो नेट इफेक्ट निकालोगे। पॉजिटिव आया तो गेन टू सैक्रिफाइस, नेगेटिव आया तो सैक्रिफाइस टू गेन। सॉर्टेड है कहानी, जल्दी से टेक अ स्क्रीनशॉट, जल्दी से रीड इट अच्छे से। चलो अब इसका जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे फुल फ्लेज क्वेश्चन, जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करवाऊंगा उसके साथ करेंगे। तो अभी के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, मैं एक बार कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देना चाहता था। अब बात करते हैं अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सीबीएसई हर साल अपने पेपर में ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। इवन की ये क्वेश्चन 6 नंबर का भी पूछ लेता है सीबीएसई। 6 नंबर का फाइनल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जा सकता है, जहां पे निकाला है अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, कि अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर को कितना देना है। अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर निकालने के लिए आपको एक ही काम करना है, रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना देना है। उसके अंदर जो जो हिस्सा है उसको देते चले जाओ, देते चले जाओ, गुडविल का हिस्सा भी उसी के अंदर दे दो, तो जो बैलेंस आएगा मतलब दैट इज अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर को क्या क्या चीजें मिलती हैं, जल्दी से गिनाऊं आपको। रिटायरिंग पार्टनर को क्या क्या चीजें मिलती है, एक तो उसका कैपिटल का हिस्सा जो शुरुआत में था, प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट माइनस रिवैल्यूएशन लॉस, प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, माइनस एक्यूमुलेटेड लॉस, गुडविल, ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल हो, या फिर उसके बाद क्या कहते हैं इंडेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, तो इन चीजों को आप माइनस करते हो, प्लस उसका जो गुडविल का हिस्सा है, ये सब चीजें उसको मिलती हैं। दैट्स इट, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखें, आपको समझ आएगा। अजय, भूपेश एंड चेतन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। On 31 मार्च 2025, चेतन रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। ऑन दैट डेट चेतन का कैपिटल अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1 लाख। उस दिन चेतन का क्रेडिट बैलेंस कितना है, 1 लाख। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर ऑल्सो अग्रीड अपॉन। इन सारी एडजस्टमेंट्स के ऊपर भी हम अग्री हुए। प्रिपेयर करो चेतन का कैपिटल अकाउंट, जो आपने उसको अमाउंट देना है, ठीक है। हम चेतन का कैपिटल अकाउंट बना देते हैं, चेतन का कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। आ जाओ, आ जाओ, ये बनाया मैंने चेतन का कैपिटल अकाउंट। सिर्फ एक ही पार्टनर का बनाना है, सबका नहीं बनाना, ठीक है। तो हमने बनाया चेतन का कैपिटल अकाउंट। सर एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट साइड में बढ़ती है, कम होती है तो डेबिट में कम होती है। सर उसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो पॉजिटिव बैलेंस है, तो वो क्रेडिट साइड दिखेगा 1 लाख का। ओपनिंग बैलेंस इसका नाम होता है बीडी, तो हम बोलेंगे बाय बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 1 लाख, ठीक है। बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 1 लाख, हमें समझ आया इसका बैलेंस। फिर कहते हैं कि ये चीजों के ऊपर हम अग्री हुए। जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द बुक्स वाज 30,000। जनरल रिजर्व बुक्स में कितना है, 30,000। जनरल रिजर्व देना होता है इसको, सारे का सारा देना होता है, सारे का सारा थोड़ी दे दोगे, जितना इसका हिस्सा है उतना ही दोगे ना यार। इसका हिस्सा कितना है, चेतन कौन है, तीसरा पार्टनर, हिस्सा कितना है 1/6, तो इसको जनरल रिजर्व का 1/6 मिलेगा। 30,000 का छठा हिस्सा 5,000 मिलेगा, 5,000 मिलेगा, तो इसको कितना मिलेगा, बाय
जनरल रिजर्व कितना मिलेगा, पांचवा हिस्सा, छठा हिस्सा मिलना था ना, 5,000 मिलेगा। क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक। आगे देखो, देयर वॉज अ नेट प्रॉफिट ऑफ 15,000 ऑन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिलेगा तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। फिर क्या सारे का सारा इसको मिलेगा, नहीं सर, इसका हिस्सा मिलेगा। हिस्सा कितना है, 1/6, 1/6 ऑफ 15,000 क्या होगा, 30,000 का छठा हिस्सा कितना था, 5,000, तो उसके आधे का छठा हिस्सा कितना होगा, 2,500 होगा, तो 1/6 होगा इसका 2,500, तो हम लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,500 होगा। समझ आती है बात। और देखो, द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 60,000, टोटल गुडविल थी 60,000 की। चेतन शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, 60,000 वैल्यूड गुडविल है तो चेतन को आपको इस गुडविल का हिस्सा देना पड़ेगा। गुडविल का ट्रीटमेंट होता क्या है सर, ये है मेरी वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। सर चेतन सैक्रिफाइस कर रहा है क्योंकि वो रिटायर हो रहा है, गेन कौन कर रहा होगा, अजय भूपेश। इनकी नई रेशो दे दी रखी, तो ओल्ड रेशो ही गेनिंग रेशो होगी, तो अजय और भूपेश 3:2 में बियर करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, एज कैपिटल, भूपेश कैपिटल टू चेतन कैपिटल। कितना मिलेगा चेतन को, 60,000 टोटल है, 60,000 का चेतन का हिस्सा कितना है, 1/6, दैट इज 10,000, तो चेतन को मिलेगा इसका 10,000। ए और बी किस रेशो में देंगे, गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो दे नहीं रखी तो ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो के 3:2, 10,000 के 5 हिस्से कर दोगे 3:2 के हिसाब से, 2,000 का 1, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 2 4। नहीं आई क्या समझ, जल्दी बताओ। क्या किया मैंने, चेतन को गुडविल का हिस्सा मिलेगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री होगी, चेतन रिटायर हो रहा है तो इसका मतलब वो सैक्रिफाइस कर रहा है तो उसका कैपिटल क्रेडिट। डेबिट किसको करा, गेनिंग, गेनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी तो ओल्ड पार्टनर ही गेनिंग, तो ए और बी। देना कितना है, जितना हिस्सा है, 60,000 टोटल फर्म की गुडविल है, तो सी का हिस्सा कितना आया, 1/6, 1/6 और 60,000 10,000 होता है। उसके बाद ए और बी कितना बियर करेंगे सर, गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो 3:2, तो हमने 10,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आई बात समझ। तो सर इसका कैपिटल अकाउंट पे क्या इंपैक्ट है, सी का कैपिटल इंक्रीज हो रहा है कितने से, 10,000 से, वजह क्या है, ए और बी, तो सी के कैपिटल की क्रेडिट में लिखोगे, सी के कैपिटल की क्रेडिट में लिखोगे बाय एज कैपिटल अकाउंट बाय बीज कैपिटल अकाउंट। ए दे रहा है उसको 6,000, बी दे रहा है उसको 4,000। नहीं आई क्या समझ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, अब आता है प्रिपेयर हो गया सर, सब कुछ तो कर दिया, सब कुछ तो कर दिया, अब करो बैलेंसिंग फिगर। जो बैलेंस होता है रिटायरमेंट के समय वो होता है रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट। क्या होता है रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट। कितना आया मेरे पास, 1,05,000, 6 4 10 15, 1 15, 1 17 500, 1 17 500। तो ये सारा बैलेंसिंग फिगर जो होगा वो रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बन जाएगा, क्योंकि भैया कैपिटल तो उसकी रखोगे नहीं ना। अगर पार्टनर रिटायर हो गया तो फिर कैपिटल का बैलेंस क्यों ही रखोगे तुम अपने बिजनेस में, नहीं रखोगे, तो हम कहा डाल देंगे उसके टू चेतन्स लोन अकाउंट 1,17,500। कहानी क्लियर हुई, कहानी क्लियर हुई, जल्दी बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड। अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर भी खत्म हुआ। अब बात करते हैं सर अमाउंट निकल तो गया, कितना देना है, पे कैसे करोगे, पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, वो हम करते हैं लोन अकाउंट से। आओ जल्दी से एक लोन अकाउंट सीखते हैं, आसान होता है लोन अकाउंट, बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। दो केस होते हैं इसके, एक अभी कराऊंगा, एक केस डेथ के वन शॉट में करवाऊंगा। उससे क्या होगा ना कि डेथ के वन शॉट में लोन अकाउंट द्वारा रिवाइज भी हो जाएगा और दूसरा केस भी हो जाएगा, कोई चक्कर ही नहीं होगा, है ना, तुम्हारा काम भी कंप्लीट हो जाएगा। और इसका ना एक एडवांस लेवल केस होता है, अगर वो देखना चाहते हो तो मैंने जो हमें डिटेल लेक्चर्स डाले हैं वहां पे ना डेथ के चैप्टर के अंदर जो मैंने लोन अकाउंट करवाया है वो इसका एडवांस लेवल है। तो जो डेथ में कहां पे वाला डिटेल लेक्चर्स, डिटेल लेक्चर वाली जो सीरीज है मेरी, उसके अंदर डेथ का अगर लेक्चर्स देखोगे तो डेथ के लेक्चर में जो लोन अकाउंट करवाया हुआ है वो इसका एडवांस लेवल केस करवाया हुआ है। टोटल 3 तरीके के होते हैं, एक अभी करवा रहा हूं, एक अभी डेथ के वन शॉट में करा दूंगा और एडवांस लेवल वहां करवाया हुआ है। ठीक है, चलो देखो जल्दी से। राम श्याम एंड मोहन, राम श्याम एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म
ऑन 31 मार्च 2022 मोहन रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, मोहन रिटायर हो जाता है फर्म से आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट फॉर रिवैल्यूएशन गुडविल रिजर्व सब कुछ कर करा के अमाउंट ड्यू बनता है भैया मोहन का 90,000 कि मोहन को अमाउंट कितना देना है हमने 90,000। द एंटायर अमाउंट इज ट्रांसफर टू मोहन के लोन अकाउंट, सारे का सारा हमने इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, हमने इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। द लोन इज टू बी रीपेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, लोन कैसे रीपे करना है 3 बराबर बराबर एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की एनुअल इंस्टॉलमेंट बनानी है कि मतलब कि 90,000 का अगर प्रिंसिपल है तो ये इसकी 3 इंस्टॉलमेंट बना दो, कितने कितने की 30,000 30,000 और 30,000, समझ आई बात। तो प्रिंसिपल की इंस्टॉलमेंट बना दो अलोंग विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम, और इनके साथ हर बार इंटरेस्ट देते चले जाओ, हर साल इंटरेस्ट देते चले जाओ, हर साल इंटरेस्ट देते चले जाओ ऑन अमाउंट आउटस्टैंडिंग। ये कॉमन सेंस की बात है कि सर पहले साल आप 90,000 पे ब्याज दोगे, अगले पे 60,000 पे ब्याज दोगे, अगले पे 30 पे दोगे, क्यों? क्योंकि पहले साल ड्यू कितना है 90,000, फिर 30,000 उतार दिया तो ड्यू कितना बचा 60,000, तो यहाँ पे ब्याज लगेगा 60,000 पे, यहाँ पे ब्याज लगेगा 30,000 पे, क्योंकि 30,000 और उतार दिया, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखो, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ड्यू ऑन 31 मार्च 2023, पहली इंस्टॉलमेंट ड्यू कब है बेटा 2023 31 मार्च। हो सकता है कॉन्सेप्ट तुम भूल गए हो तो आराम से समझ आ जाएगा, बहुत आसान है, चिंता मत करना। द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च 2000 ऑफ एवरी ईयर, ठीक है, 31 मार्च 2023 को पहली किस्त दोगे, रिटायर हो रहा है 31 मार्च 2022 को, मतलब कि 1 अप्रैल 2022 को आप ओपनिंग ईयर से शुरू करोगे। लोन अकाउंट कैसा दिखेगा आपको? लोन अकाउंट में आपके पास कॉलम होने चाहिए डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। किसका लोन अकाउंट है? सामने वाले बंदे का नाम देते हैं, ये है मोहन का, 90,000 है मोहन का लोन अकाउंट, मोहन का लोन अकाउंट है, कितना है 90,000 का बैलेंस है, कब है 1 अप्रैल 2022 का, तो मैं लिखता हूं 2022 अप्रैल 1 को। इधर ही क्यों लिख रहे हो सर, इधर क्यों नहीं लिखा? बता देता हूं भाई, आपने सबसे पहला काम क्या करना है, लोन अकाउंट में 90,000 ट्रांसफर करने हैं। लोन अकाउंट में 90,000 ट्रांसफर कैसे करोगे? मोहन के जो कैपिटल है उसको लोन में आप ट्रांसफर कैसे करोगे? लोन में ट्रांसफर कैसे करोगे? उसकी कैपिटल को रिड्यूस कर दोगे, रिड्यूस कर दोगे तो एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स लोन अकाउंट। तो आप क्या करोगे, उसी कैपिटल को रिड्यूस करोगे तो डेबिट हो जाएगी, कैपिटल और लोन को इंक्रीज करोगे तो लोन क्रेडिट हो जाएगा, तो लोन की क्रेडिट साइड में नाम आ जाएगा बाय मोहन्स कैपिटल अकाउंट। कितना है सर 90,000। लोन जब भी होता है उसके ऊपर ब्याज कब लगता है? ईयर एंड पे लगता है, और फिर आप उसकी किस्त दे देते हो, दैट्स इट, इतनी सी कहानी और कुछ नहीं करना। 90,000 का लोन है 1 अप्रैल 2022, जिस दिन लोन हुआ उसी दिन तो पे नहीं करोगे, 1 साल बाद उसने कहा 31 मार्च 2023 को पहली इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, तो पहले 1 साल का ब्याज लगा दो, पहले 1 साल का ब्याज लगाओगे तो एंट्री क्या होगी 2023 मार्च 31। फिर से सर इधर क्यों लिख रहे हो, बताते ही नहीं हो। अरे भाई लोन अकाउंट क्या है, लोन अकाउंट की नेचर क्या होती है सर, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। अब ब्याज लगेगा तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, तो ब्याज किधर लगाओगे, क्या लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा सर 90,000 का 10%, 10%, 10% कितना आएगा 90,000 का सर 9,000। अब 31 मार्च को तुम पैसे दे दोगे, जब पैसे दोगे तो लोन इंक्रीज होगा रिड्यूस होगा? सर लोन रिड्यूस होगा, लोन रिड्यूस किधर होता है, इधर होता है, तो 2023 मार्च 31 टू कैश अकाउंट, आपने लोन चुका दिया, कितना दोगे? लोन देना कैसे है, 30,000 की किस्तें प्लस ब्याज, 30,000 की किस्तें प्लस ब्याज, 30,000 प्लस ब्याज, ब्याज कितना है 9,000, ये रहा 9,000, तो कितना दोगे 39,000। आई बात समझ? साल खत्म हुआ, आपने ब्याज लगा दिया, खत्म हुआ उसी दिन आपने पेमेंट कर दी, अब साल खत्म, खाता क्लोज करो, खाता कैसे क्लोज होगा, इधर हुआ सर 99,000, डेप्रिसिएशन में नहीं करते थे जैसे खाता क्लोज करना है वैसे खाता क्लोज कर दिया ईयर का 99,000। बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना कैरिड डाउन है 99 माइनस 39 60,000। मैं तो वैसे भी बता देता कि सर 90,000 का लोन था, 9,000 का ब्याज लग गया, जिसमें से मैंने 30,000 प्लस ब्याज दे दिया, तो मेरा लोन 30,000 से उतर गया, 90,000 वाला 30,000 कम हो गया, 60,000 रह गया। सॉर्टेड है कहानी, सॉर्टेड है कहानी। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, अगले साल पे चलते हैं। जो यहाँ का बैलेंस कैरी डाउन आया वो यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन बनेगा, तो 2023 अप्रैल 1 बाय
बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है सर? 60। 60,000 का बैलेंस है। 60,000 का बैलेंस ब्रॉट डाउन आया। 60,000 का बैलेंस ब्रॉट डाउन आया। अब क्या होगा? फिर से ईयर एंड आएगा, ब्याज लगेगा। ईयर एंड कब आएगा? 2024 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। कितना लगेगा? 6,000 लगेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लगेगा? 6,000 लगेगा। फिर 31 में 2024 को आप पेमेंट कर दोगे। 2024 मार्च 31 को आप पे कर दोगे टू कैश अकाउंट। कितना पे कर दोगे? कितना पे कर दोगे? 30,000 किस्त प्लस ब्याज 6,000, दैट इज 36,000 पे कर दोगे। अब खाते क्लोज कर दोगे। ईयर एंड हुआ, ईयर एंड हुआ, खाता क्लोज करा। इधर आया मेरे पास 66,000, इधर आया मेरे पास 66,000, इधर आ जाएगा मेरे पास टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना कैरी डाउन आया? 66 माइनस 36, दैट इज 30,000। क्लियर है? जल्दी बताओ। क्लियर है? बिल्कुल। चलो अब ये बैलेंस कैरी डाउन फिर से बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना आसान हुआ। ये बैलेंस कैरी डाउन फिर से बना बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो 2024 अप्रैल 1 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आएगा? 30,000 आएगा। ये लो जी 30,000 आ गया। फिर क्या होगा? ईयर एंड आएगा। कब आएगा? 2025 मार्च 31। क्या लग जाएगा? ब्याज लग जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। कितना लगेगा? 10%। 30,000 का 10% 3,000 लगेगा। फिर आप किस्त पे कर दोगे। किस्त कितनी पे करोगे? 2025 मार्च 31 टू कैश अकाउंट। कितना पे करोगे सर? जितना 30,000 प्लस ब्याज, 30,000 प्लस ब्याज। तो सर 30,000 है प्लस ब्याज कितना लगा हुआ है? 3,000 लगा हुआ है अभी तक। तो हम ये 33,000 पे कर देंगे। बचा क्या कुछ बैलेंस? बचा क्या कुछ बैलेंस? कुछ नहीं बचा। इधर भी 33 था, इधर भी 33 हो गया। तो बचा ही नहीं, बचना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि 3 साल में तो पे करना है। पहले साल, दूसरा साल, तीसरा साल। क्लियर है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्लियर है? हर बार सिर्फ और सिर्फ अमाउंट ड्यू करोगे, फिर इंटरेस्ट आ जाएगा, फिर पेमेंट। फिर से कैरी करोगे बैलेंस, इंटरेस्ट आ जाएगा, पेमेंट। कैरी करोगे बैलेंस, इंटरेस्ट आ जाएगा, पेमेंट। सॉर्टेड है कहानी। समझते हो? जल्दी से टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट। आओ अगला करें, अगला कॉन्सेप्ट करें। दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। बच्चा बहुत घबराता है रिटायरमेंट के एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से, बच्चा बहुत घबराता है। लेकिन तुम मुझसे पढ़ रहे हो, घबराने का सवाल ही नहीं उठता। हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को बहुत आराम से करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से करेंगे, ताकि तुम्हें अच्छे से चीजों को समझ सको। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। क्या क्या केसेस मिल सकते हैं? कोई भी केस मिल जाए, कोई भी केस मिल जाए, आपको क्या करना है? अगर तो आप देखो पांचों केसेस को अलग अलग से समझना चाहते हो, तो फिर से आप जाओ रिटायरमेंट, जहां पे मैंने डिटेल लेक्चर्स करवाए, वहां पे पूरा लेक्चर है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के ऊपर, जहां पे हर केस का एक एक क्वेश्चन और हर चीज करवाई गई है। लेकिन अगर तुम्हें आइडिया है पड़ा, अगर नहीं भी है तो ब्रीफ में अगर अच्छे से समझना चाहो तो इसको ध्यान से सुनना, यहां से भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी। दूसरा तरीका है इसको समझने का, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे किया जाता है? सर जब भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हो, आप एक ही काम करोगे, फाइंड टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। क्या बोला मैंने? फाइंड टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। नई फर्म की टोटल कैपिटल निकालोगे। इसके लिए काफी केसेस हो सकते हैं, जैसे कि कई बार क्वेश्चन लिख दे ही रखी होगी, क्या देगा कि टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म 1,20,000 है। या क्वेश्चन बोलेगा कि टोटल कैपिटल ऑफ फर्म क्या है बिफोर रिटायरमेंट जो थी वो है, कि रिटायर होने से पहले, बिफोर रिटायरमेंट जो थी वो है, कि भैया रिटायरमेंट से पहले 3 पार्टनर्स की मिला के कैपिटल थी 1,00,000, अब एक चला गया 20,000 वाला, तो हम कहेंगे कि नई फर्म की कैपिटल 1,00,000 होनी चाहिए। या कह देगा कि आफ्टर रिटायरमेंट वाली, कि जो नई कैपिटल होनी चाहिए फर्म की क्या होनी चाहिए, वो आफ्टर रिटायरमेंट वाली। ए बी और सी 1,00,000 थी, सी की थी 20,000, सी चला गया, तो ए और बी की नई कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 80,000 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 3 केस ही हो गए, टोटल 5 है, 3 ही कि आपको क्या करना है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालनी है। ये 3 तरीके के ये केस हो सकते हैं। जो चौथा पांचवा है उसका भी एग्जांपल आ जाएगा, तो वहां से तुम्हें समझ आ जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1 क्या है बेटा? स्टेप नंबर 1 क्या है बेटा? कि फाइंड
टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकाल दी। अगली चीज, फाइंड रिक्वायर्ड कैपिटल। क्या करो, रिक्वायर्ड कैपिटल निकालो। रिक्वायर्ड कैपिटल कैसे निकलती है, एज पर न्यू पीएसआर, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से आप निकालोगे रिक्वायर्ड कैपिटल। जो भी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उनके बीच में जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसके हिसाब से उनके बीच की आपकी निकालोगे रिक्वायर्ड कैपिटल। और रिक्वायर्ड कैपिटल निकालोगे और तुम्हें एक्चुअल कैपिटल पता होगी तो डिफरेंस जो भी होगा वो ले आएंगे, लेकर चले जाएंगे। स्टेप नंबर 3, डिफरेंस बिटवीन रिक्वायर्ड और एक्चुअल, जो भी डिफरेंस होगा रिक्वायर्ड एंड एक्चुअल, और क्यों लिखा मैंने एंड एक्चुअल। रिक्वायर्ड कैपिटल मान लो है किसी बंदे की 50,000, एक्चुअल में उसकी 40,000, तो वो 10,000 निकाल के ले 50 रिक्वायर्ड है 50,000, एक्चुअल है 40 में, वो 10,000 ले आएगा। रिक्वायर्ड है 20,000, एक्चुअल में उसने बिजनेस में लगा रखा है 50,000, तो वो 30,000 निकाल के ले जाएगा। ठीक है, जो भी डिफरेंस आएगा, जो भी डिफरेंस आएगा वो ले आएगा पार्टनर, या फिर क्या कर लेगा, विदड्रॉ कर लेगा, या फिर क्या कर लेगा, विदड्रॉ कर लेगा। आती है बात समझ, जल्दी बताओ। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, सिर्फ इतना लिख लो तुम्हें समझ आएगी सारी कहानी, करना क्या है। आओ जल्दी से केसेस देखते हैं ताकि और अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। पहला केस कहते हैं मुझे, अमित, बिमल एंड चमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। इस रेशियो में प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहे हैं। और 31 बात हो गई, 25 चमन हो गया रिटायर, चमन हो जाता है रिटायर। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू रिवैल्यूएशन, गुडविल एंड रिजर्व्स, ये सब करने के बाद चमन का कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 80,000। चमन के कैपिटल अकाउंट में बैलेंस शो करा 80,000 कि चमन का कैपिटल अकाउंट 80,000 है। तो एडजस्टेड कैपिटल्स, एडजस्टेड कैपिटल का मतलब होता है एक्चुअल कैपिटल्स क्या थी अमित और बिमल की बिफोर कैपिटल एडजस्टमेंट वर 1,60,000 एंड 1,00,000। तो अभी तक हमें समझ आई कि ए की कैपिटल कितनी है भैया, 1,60,000, बी की कितनी है भैया 1,00,000, और सी की कितनी है भैया 80,000। और रिटायर कौन हो रहा है, सी हो रहा है। अमित एंड बिमल डिसाइड दैट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म विल बी, अब उसने न्यू फर्म की कैपिटल दे दी कि कहता है कि नई फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए 2.5 लाख, नहीं समझे। या वो कहता कि नई फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए बिफोर रिटायरमेंट, तो अब इन तीनों को सम कर देते हैं। या वो कहता है कि नई फर्म की कैपिटल क्या होनी चाहिए, कुछ ना बोलता तो कितनी होनी चाहिए, ए और बी की जितनी है कंबाइंड उतनी होनी चाहिए, 2,60,000। समझ आया, कुछ भी केस दे दे वो इस लाइन से मुझे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। उसने बोला कि टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितनी होनी चाहिए, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितनी होनी चाहिए बेटा 2,50,000 एंड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बोला ना, देखो विच विल बी मेंटेन्ड इन न्यू पीएसआर ऑफ 3:2, न्यू पीएसआर 3:2 में होनी चाहिए। ठीक है, 3:2 में होनी चाहिए। कैलकुलेट द न्यू कैपिटल, फिर कहते हैं एनी एक्सेस और डेफिशिएंसी कैश से एडजस्ट कर दोगे, उसके बाद आपको एंट्री करनी है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम नाम लिखते हैं, हम नाम लिखते हैं ए का, हम नाम लिखते हैं बी का। ठीक है, हम लिखते हैं इनके एक्चुअल कैपिटल्स कितने हैं, हम लिखते हैं इनके रिक्वायर्ड कैपिटल्स कितने हैं, हम लिखते हैं इनका डिफरेंस कितना है। ठीक है, एक्चुअल कैपिटल्स ए और बी की कितनी है, कौन से वाली, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स जो यहाँ पे हमने लिखी 1,60,000, 1,00,000, आराम से समझो 1,60,000 और 1,00,000। ये बात समझ आती है अपने को। रिक्वायर्ड कैपिटल एज पर द क्वेश्चन, क्वेश्चन ने बोला होनी चाहिए टोटल 2.5 लाख होनी चाहिए इस रेशो में, तो 2.5 लाख के 3:2 तो 5 हिस्से कर दोगे, 50,000 का एक, 50 इंटू 3 1,50,000, 50 इंटू 3 1,50,000, और 50 इंटू 2 1,00,000, 50 इंटू 2 1,00,000। तो इसकी कितनी होनी चाहिए 1,50,000, उसकी कितनी होनी चाहिए 1,00,000। अब देखो डिफरेंस, सर ए का एक्चुअल होना चाहिए 1,60,000 है पड़ा, सॉरी एक्चुअल है पड़ा कितना 1,60,000, होना कितना चाहिए 1,50,000। सर मैंने ऑलरेडी बिजनेस में लगा रखा 1,60,000, तुम कहते हो 1,50,000 होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा 10,000 निकाल लूंगा। तो ए क्या करेगा 10,000 विदड्रॉ करवा लेगा, ए क्या करेगा 10,000 विदड्रॉ करवा लेगा। बी कहता है एक्चुअल में 1,00,000 है, रिक्वायर्ड भी 1,00,000है, तो ये कुछ नहीं करेगा, ये कुछ नहीं करेगा। तो ए क्या करेगा 10,000 निकाल लेगा। ए जो 10,000 निकालेगा तो एंट्री क्या होगी, ए की कैपिटल रिड्यूस होगी, ए की कैपिटल रिड्यूस होगी और बिजनेस से कैश भी कम होगा। ए की कैपिटल रिड्यूस होती है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। जब किसी पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस होती है तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, तो एंट्री होगी एज
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना निकालेंगे? 10,000 और 10,000। आई बात समझ? जल्दी से बताओ, पहला केस क्लियर है? मैंने इसे पहला केस, आई मीन टू से पहले 3 केस क्लियर है कि नहीं है भैया? जल्दी बता दो, पहले 3 के 3 केस कर लोगे कि नहीं कर लोगे? क्यों? क्योंकि आपको कैपिटल या तो डायलॉग दे देगा, या कहेगा कि बिफोर रिटायरमेंट वाली तो आप इन तीनों को जोड़ के बता दोगे, या कहेगा सी के अलावा वाली तो इन दोनों को जोड़ के टोटल कैपिटल बता दोगे, और उस हिसाब से आप रिक्वायर्ड रेशो में निकाल लोगे। समझ आई बात? पहले 3 केस हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे, चलो अब अगला केस देखते हैं। अगले केस के अंदर जो मैंने तुम्हें बताया कि लास्ट के जो 2 केस है वो वैसा केस है ये और भी नाइस केस है, ध्यान से समझना। कहते हैं मनोज, नेहा एंड ओम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1। ठीक है। और 31 मार्च 2025 ओम रिटायर होता है। द टोटल अमाउंट ड्यू टू ओम आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स इज 80,000। तो हमें पता चला कि सर हमें ओम को कितना देना है? सर हमें ओम को कितना देना है? 80,000। ठीक है। और क्या कहता है? द फर्म्स एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस इज 20,000। फर्म का कैश बैलेंस दे रखा है, पता नहीं क्यों दे रखा है, आगे देखते क्या होगा। बिफोर ओम की पेमेंट द एडजस्टेड कैपिटल बैलेंसेस ऑफ मनोज एंड नेहा। मनोज और नेहा के कैपिटल बैलेंसेस दे रखे हैं 170, 130। तो मनोज का दे रखा है 170 और नेहा का दे रखा है 130। ठीक है। मनोज एंड नेहा डिसाइड दैट फर्म शुड मेंटेन अ कैश बैलेंस ऑफ ₹30,000। मतलब कुछ था पहले भी, कहता कि फर्म का कैश बैलेंस है 20,000, तो इनने डिसाइड करा कि फर्म का कैश बैलेंस होना चाहिए 30,000 आफ्टर ओम की पेमेंट। ओम की पेमेंट के बाद फर्म का कैश बैलेंस होना चाहिए 30,000, पहले था 20,000, तो मतलब 10,000 और जरूरत है, और जरूरत है। हम देखते हैं अभी इसका क्या करना होगा, अभी आपको सिखा देंगे। They will bring in or withdraw cash to make their capital proportional to new profit sharing ratio of 1:1। इनको नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 में रखनी है, एंड टू मेंटेन द डिजायर्ड कैश बैलेंस। कहता है इस तरीके से लेकर आओ कि ओम की पेमेंट भी हो जाए, तुम्हारे जो कैपिटल्स है वो प्रोपोर्शनेट भी हो जाए, और वो इस नई रेशो में हो जाए। जब भी इस तरीके का केस आए कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको पेमेंट करने के लिए कैश लेकर आओ और कैश बैलेंस कुछ मेंटेन करना हो तो वो बोल रखो। तो देखो इस केस में टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैसे निकलेगी। मैंने कहा ना आपको निकालना क्या है, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। ये क्वेश्चन पढ़ के, इसकी इंग्लिश पढ़ के घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल आसान है। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म सुनो क्या होगी। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म देखो, मनोज और नेहा की तो होगी होगी जो इनकी थी, है ना। मनोज वाली 170 प्लस नेहा वाली 130, ये तो होगी होगी, प्लस मनो ओम को पेमेंट करनी है तो वो भी इनको उनकी इनकी होनी चाहिए, वो भी ये लेकर आएंगे एक तरीके से 80,000। प्लस कैश बैलेंस मेंटेन करना है। कैश बैलेंस पहले कितना था? 20,000। अब कितना रखना है? 30,000। तो 10,000 और लेकर आ जाएंगे, तो 10,000 और लेकर आ जाएंगे। नहीं समझ आई क्या? जल्दी बताओ। तो कुल मिला के मनोज और नेहा का टोटल पैसा कितना लगा होना चाहिए? 170 तेरा पहले था, 130 तेरा पहले था, 80,000 ओम के लिए लेकर आओ, 10,000 कैश बैलेंस के लेकर आओ। अब कैश बैलेंस वाली इंफॉर्मेशन या तो क्वेश्चन में होगी ही नहीं, तो ये नहीं आएगा, ये तीनों आ जाएंगे। या फिर कोई क्वेश्चन में ऐसा भी बोल सकता है कि 20,000 पहले से है, नया बैलेंस वो 5,000 ही मेंटेन करना चाहते हैं, तो मतलब 15,000 यूज कर लोगे तो माइनस 15,000 कर देना। समझ गए मेरी बात? तो कैश बैलेंस का डिफरेंस देख लेना कि अगर बढ़ाना है तो ले आएंगे, कम करना है तो माइनस कर देंगे। समझ आई? तो नई कैपिटल क्या होनी चाहिए? 170 और 130 होता है सर 3 लाख, 380, 390। तो नई कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 3,90,000। तो नई कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 3,90,000। अब देखते हैं कौन कौन है। मनोज है और नेहा है। एक्चुअल रिक्वायर्ड डिफरेंस, एक्चुअल रिक्वायर्ड डिफरेंस। मनोज की एक्चुअल कैपिटल कितनी है? मनोज की एक्चुअल कैपिटल कितनी है? एक्चुअल है सर 170। नेहा की एक्चुअल कितनी है? सर 130। रिक्वायर्ड कितनी है? रिक्वायर्ड हमने बोला 1:1 में होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 3,90,000। 3,90,000 का आधा कितना होता है? 3,90,000 का आधा कितना होता है? 1,95,000, है ना, क्योंकि 4 का आधा 2 लाख होता है, तो ये 1,95,000 हो गया। तो इसकी रिक्वायर्ड कितनी है? 1,95,000। इसकी रिक्वायर्ड कितनी है? 1,95,000। ठीक है। एक्चुअल 170, रिक्वायर्ड 1,95, लेकर आएगा या लेकर जाएगा? होनी चाहिए ज्यादा, है कम, तो 25,000 लेकर आओगे। 25,000 आप क्या करोगे? ब्रिंग करोगे। एक्चुअल में 130, होनी चाहिए 1,95,
तो कितना डिफरेंस है 65,000, तो 65,000 ब्रिंग करेगा। तो क्या करेगा 65,000 ब्रिंग करेगा। आई बात समझ के नहीं, जल्दी बताओ। तो 65,000 क्या करेगा ब्रिंग करेगा। मनोज लेकर आएगा 25,000, एन लेकर आएगी, नेहा लेकर आएगी 65,000। ये लेकर आएंगे तो एंट्री क्या होगी, ये लेकर आएंगे तो एंट्री क्या होगी, कैश आएगा बिजनेस में, बिजनेस में कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट। कितना आ रहा 65 और 25, 65 और 25 80, 90,000, तो 90,000 कैश आएगा फर्म में। टू इनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, टू एम्स कैपिटल, टू एन्स कैपिटल, ठीक है, टू एम्स कैपिटल, टू एन्स कैपिटल। तो 90,000 एम की कैपिटल में कितना जाएगा, एम ला रहा है सर 25,000, एन ला रहा है 65, तो एम में जाएगा 25,000 और एन में जाएगा 65,000। बोलो बेटा, बोलो बेटा, जल्दी बताओ क्या कैपिटल एडजस्टमेंट क्लियर हुआ। क्या अब तुम हर केस कर सकते हो, 5 की जगह 10 केस बना दे तब भी कर लोगे, इन्हीं बातों को घुमाएगा और कुछ नहीं कर सकता। आई बात समझ कि हम 2 ही क्वेश्चन से पूरा कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे निकाल सकते हैं। आइए अब करते हैं द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन फॉर द चैप्टर ऑफ रिटायरमेंट, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, दैट इज फ्रॉम सीबीएसई का फाइनल एग्जाम, सीबीएसई का फाइनल एग्जाम 2024 का। ये एज इट इज क्वेश्चन मुझे देखने को मिला 2025 में, सिर्फ एक एंट्री बदल के फिर से एज इट इज क्वेश्चन मेरे को देखने को मिला नीचे रीजन का, साउथ रीजन का। तो मतलब कि इस तरीके के क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है, इस तरीके के क्वेश्चन तुम्हारे टीचर्स भी तुमसे अपने एग्जाम से पूछने वाले हैं। तो आओ जल्दी से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। सो देखो अब शुरू करते हैं हमारा फुल फ्लेज क्वेश्चन। तो इसके अंदर कहानी क्या है, कहानी ये है कि इंदर, जॉनी एंड कपिल वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 9:3:4। देयर बैलेंस शीट एज एट, ये सारी बैलेंस शीट थी। कपिल भाई साहब रिटायर हो जाते हैं, कपिल रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन 31 मार्च 2023 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, ये सारी टर्म्स हैं। और क्या बोलता है, ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ। आगे कहता है कि लास्ट में पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म ऑन कपिल के रिटायरमेंट, कपिल के रिटायरमेंट पे सारी की सारी जनरल एंट्रीज पास करनी है। मैं आपको इस क्वेश्चन की जनरल एंट्रीज करवाऊंगा, मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर पार्टनर्स कैपिटल करवाऊंगा, मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट करवाऊंगा, और मैं इस क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा बैलेंस शीट भी। तो हम सब कुछ करने वाले हैं, सवाल का सब कुछ जो भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो कुल मिला के पेपर में आएगा, ये भी आ सकता है कि सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल गुड बना दो, ये भी आ सकता है कि रिवैल्यूएशन और कैपिटल बना दो। बैलेंस शीट जनरली वो नहीं पूछते हैं, या वो पूछ सकते हैं हमसे जनरल एंट्रीज भी। तो हम सब कुछ करेंगे, हम कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन को करने का तरीका याद करो। हाउ टू डू अ क्वेश्चन मैं बहुत बार सिखा चुका हूं तुम्हें, किस तरीके से वो स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क चलता है। सबसे पहले आप कैपिटल के बैलेंसेस लिखो। कैपिटल के बैलेंसेस लिखते हैं सर इंदर, जॉनी, कपिल 90, 75, 60। इंदर, जॉनी, कपिल। कैपिटल के बैलेंसेस कैसे लिखते हैं सर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इंदर, जॉनी, कपिल, इंदर, जॉनी, कपिल। क्या बैलेंसेस थे, क्या बैलेंसेस थे सर 90, 75, 60, 90, 75, 60, 90, 75 और 60। कैपिटल के बैलेंसेस लिखने की कोई जनरल एंट्री नहीं होती है ना, ये सिर्फ हमने कैरी करे हैं, इसकी जनरल एंट्री से मैंने पास में नहीं करे। फिर आता है, इसके बाद क्या करो, उन 6 आइटम्स को ढूंढो और उनका ट्रीटमेंट करो। कौन सी 6 आइटम होती है सर, एसेट साइड में 3 होते हैं, लायबिलिटी में 3 होती है। एसेट की 3 होती है, गुडविल हो सकता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है, एक्यूमुलेट लॉस हो सकता है। इधर लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जल्दी से देखो, लायबिलिटी साइड में मुझे देखने को मिलता है इनमें से एक जनरल रिजर्व। क्या देखने को मिलता है, जनरल रिजर्व। क्या करते हो, बांट देते हो। देख लो इस रिलेटेड कुछ बोला तो नहीं, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, कुछ नहीं बोला। बांट दोगे, बांटोगे कैसे, पुराने पार्टनर से बांटोगे, पुरानी रेशो में बांटोगे, तो पार्टनर से कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। कौन कौन है, इंदर, जॉनी, कपिल। 9, 3, 4, 9, 3, 12 और 4, 16, 16 हिस्से कर दोगे 80,000 के, तो 5,000 का एक हिस्सा, 5 इंटू 9 45, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 20। तो मैं लिखता हूं बाय जनरल रिजर्व कितना आएगा, 45,000। 9 इंटू 5 इंटू 9, 5 इंटू 3 15,000, और क्या था 9, 3 और 9, 3, 4, 9, 3, 4।
तो 5 × 4 20,000, टोटल चेक कर लो 80,000 बन रहा है कि नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जनरल एंट्री भी पास कर सकते हो, इसकी जनरल एंट्री भी पास कर सकते हो। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, जनरल रिजर्व बांटोगे तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इंदस कैपिटल, टू जॉनीज कैपिटल, टू कपिल्स कैपिटल, 80,000, 45,000, 15,000 और 20। समझ गए, इस तरीके से तुम एंट्रीज भी पास कर सकते हो। अब आते इधर, इधर कुछ है ऐसी आइटम, कोई आइटम नहीं है। चलो आगे, जैसे इन 6 आइटम्स को ट्रीट कर लो, इन 6 में से बड़ी मुश्किल से 2 या 3 आपके पेपर में हो, ये हो गया। अब क्या करोगे, रीड एंड ट्रीट, रीड एंड ट्रीट। पहली एंट्री क्या कहता है, बैड डेट्स अमाउंटिंग टू 5,000 वर टू बी रिटर्न ऑफ, 5,000 के बैड डेट्स राइट ऑफ करो। जब भी बैड डेट्स को राइट ऑफ करो तो चेक कर लो कोई प्रोविजन तो नहीं है, प्रोविजन नहीं दे रखा, तो मतलब 5,000 के बैड डेट्स डायरेक्टली राइट ऑफ करने हैं। तो क्या होगा, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में चले जाएंगे, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में चले जाएंगे टू बैड डेट्स अकाउंट, क्योंकि नुकसान नुकसान कहां आते हैं, सारे डेबिट में आते हैं। तो टू बैड डेट्स अकाउंट 5,000। जनरल एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन की डेबिट में आ रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा और बैड डेट्स अकाउंट हमारे क्रेडिट होंगे। तो एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। नहीं है समझ, बताओ क्या मुश्किल है, एज सिंपल एज दैट। अगला कहता है फिक्स्ड एसेट्स वर रीवैल्यूड एट 96,000, फिक्स्ड एसेट्स की रीवैल्यू कर दो 96,000 पे। फिक्स्ड एसेट दिख कितने की रही है सर, 1,20,000 की, 1,20,000 को 96 पे ले जाओ, कितना फायदा हुआ या नुकसान हुआ, सर नुकसान हुआ, कितना हुआ 24,000, नुकसान सारे रिवैल्यूएशन की डेबिट में आएंगे। तो रिवैल्यूएशन की डेबिट में, रिवैल्यूएशन की डेबिट में टू, किस चीज की वैल्यू कम कर रहे हो आप, हाँ वैल्यू कम कर रहे हो फिक्स्ड एसेट्स की, टू फिक्स्ड एसेट्स 24,000। ठीक है जी, सॉर्टेड है यहां तक। आओ अगला देखते हैं। और इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन का लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, सेम डिटो आप कर लेते हैं। आगे आता है स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड बाय 29,000, स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड बाय 29,000, इसका मतलब होता है कि स्टॉक की जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो अंडर वैल्यूड है 29,000 से, मतलब कि जो होनी चाहिए थी उससे 29,000 कम है। मैं कहूं कि यू आर अंडर वैल्यूड बाय 5,000, मतलब जितना होना चाहिए थी कीमत वो तुम्हारी 5,000 कम लगी हुई है ना, कोई भी चीज है। तो मैं कहूं कि दिस, ये मैंने 1,000 का खरीदा, इट वॉज अंडर वैल्यूड बाय 200, तो ये 1,200 का था तो 200 रुपए घाटा हुआ, 200 रुपए ज्यादा होनी चाहिए थी वैल्यू। स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड बाय 29,000, मतलब स्टॉक की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए थी, एसेट ज्यादा होनी चाहिए थी, बढ़ा दोगे फायदा होगा, फायदा होगा, फायदा किधर होगा सर, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में 29,000 लिख दो, बाय स्टॉक अकाउंट 29,000, बाय स्टॉक अकाउंट 29,000। हमने स्टॉक को इंक्रीज करा, हमने स्टॉक को इंक्रीज करा। आगे आता है, अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में एंट्री होगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ, क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ, क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी। क्रेडिटर्स कितने हैं, एक 10,000 के, इनको तुमने पे कर दिया तो कैश भी रिड्यूस हो जाएगा, क्रेडिटर्स भी रिड्यूस हो जाएंगे। जनरल एंट्री क्या होगी, देखो क्रेडिटर्स रिड्यूस हो जाएंगे, कैश रिड्यूस हो जाएगा। सर कैश रिड्यूस होता है तो कैश क्रेडिट होता है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी रिड्यूस होती है तो लायबिलिटी डेबिट होती है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना है, कितना है 10,000। ठीक है, तो हमने क्या करा, क्रेडिटर्स को भी कम कर दिया और कैश को भी कम कर दिया। अब इसका इंपैक्ट रिवॉल्यूशन में आएगा नहीं, लेकिन इसका इंपैक्ट आएगा पता है कहां पे, जब तुम कैश के बैलेंस लिख रहे होगे, जब बैलेंस शीट बना रहे होगे। तो अगला देखो, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 80,000 एंड कपिल्स शेयर ऑफ गुडविल वाज टू बी एडजस्टेड इन अकाउंट्स ऑफ इंदर एंड जोनी। गुडविल है 80,000, गुडविल वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेन कौन कर रहा है सर, निकालना पड़ेगा, रेशो दे रखी है, नई रेशो दे रखी है, गेनिंग रेशो चाहिए तुम्हें, नई रेशो की हेल्प से, नई रेशो की हेल्प से और पुरानी रेशो की हेल्प से तुम गेन या सैक्रिफाइस निकालोगे। कई बच्चे सोचते हैं 3:2 दे रखी है, चलो सर 3:2 में कपिल को दे देते हैं, गलत। आप निकालोगे गेनिंग रेशो क्या है। तो हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं, हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ गेन सैक्रिफाइस, कैलकुलेशन ऑफ गेन सैक्रिफाइस। ठीक है,
कैलकुलेशन ऑफ गेन सेक्रीफाइस का हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं। इस वर्किंग नोट के अंदर हम देखते हैं किसने गेन किया, किसने सेक्रीफाइस किया। कौन कौन है? इंदर, जोनी, कपिल। इंदर, जोनी, कपिल। न्यू रेशो दे रखी है मेरे को इंदर और जोनी की। इंदर, जोनी, कपिल। पुरानी है 9:3:4। ठीक है, 9:3:4। फिर इंदर और जोनी की क्या है? 3:2। इंदर और जोनी की क्या है? 3:2। ये क्या है इनकी ओल्ड, ये क्या है इनका न्यू। समझे? मुझे निकालने किसने गेन किया, किसने सेक्रीफाइस करा। चलो जल्दी से इंदर का देखते हैं। इंदर का न्यू माइनस ओल्ड देखते हैं। 3/5 माइनस पुराना कितना है? 9/9 3 12 और 4 16, 9/16। एलसीएम आएगा 16 इंटू 5 80, 16 इंटू 3 48, माइनस 5 इंटू 9 45। तो दैट इज 3/80। पॉजिटिव आया इसका मतलब गेन किया है। पॉजिटिव आया इसका मतलब न्यू ज्यादा है ओल्ड से, मतलब गेन किया है। इसी तरीके से जोनी का देखो जल्दी से। जोनी का नया कितना है? 2/5 माइनस ओल्ड कितना है सर? 3/16। एलसीएम आया 80, 16 इंटू 2 32, 5 इंटू 3 15, तो 17/80 गेन। ठीक है, तो गेन कितना किया उसने? 3/80। इसने कितना किया? 17/80। गेनिंग रेशियो में बोलूं तो गेनिंग रेशियो क्या आ जाएगी? 3:70। तो कपिल को जितना भी पैसा देना है वो इस रेशियो में देना है। कपिल को पैसा देना कितना है? दूसरा वर्किंग नोट, गुडविल ट्रीटमेंट। टोटल गुडविल कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 80,000 दे रखी है। ठीक है, इसमें कपिल का हिस्सा कितना है? कपिल का हिस्सा कितना है? 80,000 का। 80,000 कपिल का थोड़ी है सर, कपिल का हिस्सा तो इतना ही है, दैट इज 4/16। तो हम कहेंगे 4/16 ऑफ 80,000, 16 इंटू 5,000, 5,000 इंटू 4 दैट इज 5,000 इंटू 4 दैट इज 20,000। 5,000 इंटू 4 दैट इज 20,000। तो कपिल का शेयर कितना है सर? 20,000 है। कपिल का शेयर कितना है सर? 20,000 है। कपिल का 20,000 कौन देगा? ये दोनों देंगे 3:17 में। तो एंट्री क्या होगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेन कौन कर रहे हैं? ये दोनों, इंदर और जोनी। तो एंट्री क्या होगी? इंदर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जोनिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कपिल्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कपिल को कितना मिलेगा सर? 20,000 मिलेगा। किस रेशो में? 3 और 17, तो 3,000 और 17,000। आई बात समझ? जल्दी बोलो। समझ आया? गुडविल का ट्रीटमेंट बिल्कुल वही, वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट। गेन और सेक्रीफाइस निकालो, गेन सेक्रीफाइस निकालने का एंट्री कर दो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, एज सिंपल एज दैट। अब जल्दी से इस एंट्री को पोस्ट करते हैं हम कैपिटल अकाउंट्स में। इंदर की कैपिटल के डेबिट में, जोनी की कैपिटल के डेबिट में नाम आएगा कपिल का, कपिल की क्रेडिट में नाम आएगा इंदर और जोनी का। ठीक है, इंदर की डेबिट में नाम आएगा कपिल का, इंदर की डेबिट में नाम आएगा कपिल का। देखो, तो हम लिखते हैं टू कपिल्स कैपिटल अकाउंट। इंदर के डेबिट में नाम आएगा कपिल का, और जोनी के भी डेबिट में यार है नाम आया है कपिल का। सही है। कपिल के क्रेडिट में इंदर और जोनी की वजह से, तो हम लिखते हैं बाय इंदर्स। ये समझ लेना कैसे प्रेजेंट करना है। कपिल का क्रेडिट हो रहा है, वजह क्या है? इंदर भी और जोनी भी। तो हमने लिखा बाय इंदर्स कैपिटल अकाउंट एंड बाय जोनीज कैपिटल अकाउंट। कपिल को इससे मिला 3,000, इससे मिला 17,000। ठीक है, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम? इसकी तो हमने एंट्री भी कर ली है ना, गुडविल की एंट्री क्या होगी, समझे बेटा? ये भी हुआ, ये भी हुआ। जब ये सब हो जाता है सर, जब ये सब हो जाता है सर, तो हमें करना क्या होता है? हमने सबसे पहले वो 6 आइटम्स को देखा, फिर हमने रीड एंड ट्रीट किया। अब खाते क्लोज। खाता क्लोज कैसे होगा? सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज। रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो 24/5/29, 24/5/29। वाओ वाओ, दिस इज रेयर, दिस इज रेयर। ऐसा हरदम नहीं होता, ऐसा हरदम नहीं होता कि दोनों बैलेंसेस मैच हो जाए। हो जाए तो मतलब कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं है। रिवैल्यूएशन का कुछ भी इधर नहीं जाएगा, कुछ भी इधर नहीं जाएगा। अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता तो इधर चला जाता, अगर रिवैल्यूएशन लॉस होता तो इधर चला जाता, और उसकी जनरल एंट्री भी पास करनी पड़ती। लेकिन अभी हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, सॉर्टेड है कहानी। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे आप? कैपिटल अकाउंट को क्लोज करोगे। कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं। कितना है? 90
और 45 1,35,000, 15 और 75 90,000, 60 80 80 और 20 1,00,000। ठीक है, तो 1,35,000, 90,000, 1,00,000। ठीक है, यहां आ जाएगा मेरे पास टू बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन कितना आएगा? 135 में से 3,000 गए तो 1,32,000, 90,000 में से 17,000 गए तो 90 में से 20 गए तो 70, तो 73,000। और क्या इसका बैलेंस कैरी डाउन आएगा? सर नहीं आएगा। इसका बैलेंस कहां जाएगा? इसके लोन अकाउंट में। तो इसका लोन अकाउंट, क्योंकि रिटायर हो रहा है ना, तो टू केस लोन अकाउंट। इस बात का ध्यान रखना, गलती से ना लिख देना भाई कि इसका भी बैलेंस पड़ा है, कोई पार्टनर थोड़ी है तुम्हारा। ठीक है, जनरली ये एंट्री नीचे आनी चाहिए, ये ऊपर जानी चाहिए, क्योंकि बैलेंस कैरी डाउन तो लास्ट में निकलते हैं ना, बैलेंस कैरी डाउन तो लास्ट में निकलता है, तो ये ऊपर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। दैट्स इट। कैपिटल अकाउंट रेडी है, बैलेंस शीट को कंप्लीट करते हैं। बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले तो आप लिखोगे रिवैल्यूएशन वाली चीजों को, जिसमें है आपके पास बेड डेट्स 5,000। बेड डेट्स की वजह से क्या हुआ होगा? डेटर्स कम हुए होंगे, तो डेटर्स 1,00,000 के थे, 1,00,000 को 5,000 से कम करके लिख। तो मतलब कैसे लिखी बैलेंस शीट, कैसे बनानी है? रिवैल्यूएशन को देख के, डेटर्स 1,00,000 के थे, उसको देखा और 5,000 कम कर दिया, क्योंकि बेड डेट्स कितने आए? 95,000। समझ रही बात मैंने क्या किया है ना? अगली चीज में रिवैल्यूएशन में क्या है? सर स्टॉक 29,000 से बढ़ाना है, स्टॉक 29,000 से बढ़ाना है, बढ़ा दो। स्टॉक कितना दिख रहा है? 60, 60 प्लस 29 89,000 कर दो। तो स्टॉक को क्या कर दूंगा मैं? 89,000। स्टॉक 89,000 सॉर्टेड है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ रही। और क्या है? फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट को क्या करना है? 24,000 से कम कर दो। फिक्स्ड एसेट को 24,000 से कम कर दो। एक 20 से 24 कम करोगे तो 96,000। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू भी लिख दो, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू भी लिख दो 96,000। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ भाई, जल्दी से बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो? नहीं है, है ना? अब देखते हैं कुछ रहा क्या। ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया। कैश, कैश के बारे में ध्यान रखना, एक चीज तुमने कैश में पे करी थी, ये साथ साथ लिखते रहना कि कैश कभी भी कम ज्यादा हो रहा है तो उसका वर्किंग नोट अलग से बनाए रखना है। सर कैश कम हुआ 10,000 से, क्योंकि क्रेडिटर्स को पे करा, तो नया कैश बैलेंस कितना है? 25,000। तो नया कैश बैलेंस कितना है? 25,000, क्योंकि क्रेडिटर्स को पे करा था, भूल मत जाना। ठीक है, और आ जाओ, इधर क्या है? जनरल रिजर्व लिखोगे क्या? बांट चुके हो ना जब पार्टनर्स में, तो क्यों लिखोगे? जनरल रिजर्व बढ़ चुका है, नहीं लिखेंगे। क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी है कैश में, तो ये भी नहीं लिखोगे, लिखोगे सिर्फ कैपिटल्स, लिखेंगे सिर्फ कैपिटल्स। और लोन, इसका लोन मैं लिख देता हूं पहले तो, के का लोन कितना है? 1,00,000। और लिख देता हूं मैं कैपिटल्स, कौन कौन है? इंदर और जॉनी। इंदर की कैपिटल कितनी है? 1,32। जॉनी की कितनी है? 73। 1,32 और 73। 1,32 और 73 कितना हुआ? सर 70 और 1,30 होता 2,00,000, 2,10,000 हो गया, 2,10,000। कुछ रहा तो नहीं? कैपिटल्स चली, इनकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती, सिर्फ आप ट्रांसफर कर रहे हो बैलेंसेस। सारी एसेट्स आ चुकी है, सारी लाइबिलिटीज आ चुकी है, कैपिटल्स आ चुकी है। अब देखते हैं, अब बैलेंस मैच होना चाहिए, अब और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस बैलेंस मैच चाहिए। देखो 9 और 5 14 और 6 20 25, पीछे 5 5 इधर तो आ नहीं रहा 5, कुछ गड़बड़ कर दी भैया, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? डेटर्स लिखे, लिखे, स्टॉक लिखा, बैड डेट्स थे लिखे, स्टॉक लिखा 29,000 का बढ़ा के, है ना, 60 प्लस वो। फिक्स्ड एसेट लिखे 96,000 की नई वैल्यू बिल्कुल लिखी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। गलती तो यहाँ पे टोटल में कर दी, यहाँ पे टोटल में कर दी, है ना? ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। इसका टोटल क्या आएगा? 2,05,000। मैंने पता क्या किया? देखो भी, मैंने पता क्या, ये तुम भी फेस करोगे सिनेरियो। मैंने क्या किया? मैंने टोटल किया पीछे 5,000, इधर तो 5 आ नहीं रहा पीछे, तो कुछ तो गड़बड़ होगी। फिर मैंने चेक किया, सारी आइटम सही लिखी है। मैंने यहाँ देखा ये टोटल गलत कर दिया भाई, ये 2,05,000 है। अब चलो, अब टोटल करते हैं। 9 और 5 14 20 25 25 2 एलसीएम है,
9 2 11 11 8 19 19 और 9 19 और 9 28 और 2 30, तो 3,05,000। इधर कितना है भैया टोटल? भैया इधर कितना है टोटल? 2,05,000 और 1,00,000, 3,05,000। हुआ ना? हुआ ना? समझ आई? मैंने आपको इसकी जनरल एंट्रीज भी सिखाई, मैंने आपको कैपिटल भी सिखाया, मैंने आपको रिवोल्यूशन भी सिखाया, मैंने आपको बैलेंस शीट भी सिखाई। कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ, टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट, डू इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ। ठीक है, तो यहां पर हम आते हैं बेटा जी रिटायरमेंट के एंड पे। रिटायरमेंट का वन शॉट भी हमने यहाँ पे खत्म कर लिया है, और मुझे पर्सनली बहुत सेटिस्फेक्शन हो रही है कि मुझे लग रहा है बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ, बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड हुआ है लेक्चर। अगर ये लेक्चर तुमने देख लिया अच्छे से, समझ लिया अच्छे से, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं लिख के देता हूँ। ठीक है, अगला लेक्चर आएगा किसका? डेथ का वन शॉट। अगला लेक्चर किसका आएगा? डिसोल्यूशन। हाँ, डिसोल्यूशन भी करवा रहा हूं मैं, डिसोल्यूशन भी करवा दूंगा सितंबर एग्जाम से पहले, चिंता मत करो। तो अगला वन शॉट डेथ का, अगला वन शॉट डिसोल्यूशन का। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज अच्छे से मोटिवेट रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।